हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज का लेक्चर हो रहा है, थर्ड लेक्चर है ये, है ना, और इवोल्यूशन का। इसके बाद में 2 लेक्चर और आएंगे, मतलब 5 लेक्चर लगेंगे इस चैप्टर के अंदर और ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। ठीक है, मतलब कल और परसों 2 लेक्चर और फ्राइडे सैटरडे 2 लेक्चर और रहेंगे। उसके बाद में चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब पूरा चैप्टर आ रहा है इवोल्यूशन के टेस्ट के अंदर, पूरा चैप्टर आएगा इवोल्यूशन वाला हिंदी मीडियम के अंदर। चलो, मिल गया जवाब। अब पढ़ लेना पूरा, मतलब जो पढ़ाया जा रहा है उस साथ में पढ़ते रहना, और क्वेश्चन बना ही रहे हो आप। ठीक है, जिनसे उम्मीद थी वो बना रहे हैं, बाकी जिनसे उम्मीद नहीं थी वो बना भी नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैं सबके देख रहा हूँ क्वेश्चन बना रहे हो। आप खुद बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में यार जरूर बताना कि कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा। क्वेश्चन बनाने के बाद में उस टॉपिक से कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा, अपने दिल पर हाथ रख के जरूर बताना। ये बात मुझे भी पता चलनी चाहिए ना कि हाँ, फायदा आपको हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप दिल पर हाथ रख के सही सही बताना कि आपको इस चीज से कॉन्फिडेंस, उस टॉपिक पर, जिस टॉपिक से आप क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हो ना, उस टॉपिक पर आपकी कमांड बन रही है या नहीं बन रही, जरूर बताओगे। ठीक है, क्लास का शेड्यूल 5 बजे रखा था मैंने क्लास से, लेकिन क्या सावन का महीना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो हवाएं चलने लग गई, बारिश आने लग गई, तो लाइट जाने लग गई। ठीक है, लाइट का हवाव हो गया तो फिर 8 बजे क्या ही कर सकते हैं। बाकी बताओ कैसे हो सारे? बढ़िया हो? हैं, कैसे हो? बढ़िया हो क्या? बताओ यार, ऐसे शर्मा क्या रहे हो? बताओ कैसे हो? बढ़िया हो? शुरुआत करें शुरुआत। नोट्स बना रहे हो क्या? नोट्स बना रहे हो? लगता तो नहीं बाबू बना रहे हो। ठीक है, बना रहे हो तो अच्छी बात है यार। ठीक है, चलो करते हैं शुरुआत, है ना। थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे? थ्योरीज ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। अब अलग अलग थ्योरीज दी गई, ठीक है, इवोल्यूशन की, उसकी बात कर लेंगे। धरती कैसे बनी, पहली बार लाइफ कैसे आई, वो सारी चीजें अपन ने पढ़ ली। अब इवोल्यूशन उन छोटे छोटे जीवों से, प्रोकारियोट, यूकारियोट, उनसे आज का इंसान कैसे बना, आज के जानवर कैसे बने, उनकी अपन बात करेंगे, है ना। तो अलग अलग थ्योरीज आई, थ्योरीज ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके अंदर सबसे पहली थ्योरी आती है लेमार्क साहब की। ठीक है, लेमार्क्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, लेमार्क साहब की थ्योरी है। लेमार्क क्या बोलते हैं? लेमार्किज्म भी बोलते हैं इस चीज को, है ना। लेमार्क साहब की जो थ्योरी है, ये बात बोलते हैं कि कलेक्टर का बेटा कलेक्टर, राजा का बेटा राजा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, एक्टर का बेटा एक्टर बनेगा, सिंगर का बेटा सिंगर बनेगा। बोला ये कैसे? तो इन्होंने एक बात बोली कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति होगी। क्या बोली? कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति होगी। मान लो किसी इंसान ने मेहनत करके कुश्ती सीखी, रेसलिंग सीखी, कुश्ती सीख ली, उसने बहुत मेहनत करके सीखी है। इनका कहना यह है कि उनके जो बच्चे होंगे उनको ऑटोमेटिकली कुश्ती आएगी। ठीक है, उनको कुश्ती सीखने की जरूरत नहीं है, उनको जन्म से ही कुश्ती आएगी। एक और एग्जांपल दूं, कोई शूटर है, शूटर मतलब जो बंदूक चलाते हैं, गोलियां, ठीक है, उसने बंदूक चलानी सीखी। भाई, किसी इंसान ने बंदूक चलानी सीखी। इनका कहना यह है कि जो भी अपन सीखते हैं वो उनके बच्चों के अंदर ऑटोमेटिकली चला जाता है। मतलब शूटर का बेटा जो बंदूक चला रहा है, उसके बेटे को या फिर उसकी बेटी को बचपन से ही बंदूक चलानी आती होगी, उनके अंदर वो गुण चले जाते हैं, ऐसा लेमार्क साहब ने कहा। अगर ऐसा सच में होता तब तो भैया एक्टर के बेटे सारे बढ़िया एक्टर होते। ठीक है, जितने बड़े बड़े एक्टर हैं उन सब के बेटे क्या है, बढ़िया एक्टर होते। लेकिन क्या ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा ना, सबकी घटिया एक्टिंग है ना। वहीं और चल लेते हैं। ऐसे होता तो हर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता। उसको स्ट्रगल क्यों करना पड़ता है? स्ट्रगल मतलब अब भी, मतलब डॉक्टर जो बड़े डॉक्टर हैं उनके बेटे को ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, वही क्वालिफाइंग मार्क्स लेके फिर चले जाते हैं कहां पर, प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लेते हैं ना। लेकिन सबकी नहीं बात कर रहा हूँ ना। तो डॉक्टर जो है उनके बच्चे टॉप भी करते हैं ना, तो वो स्ट्रगल तो करना पड़ ही रहा है ना, पढ़ना पड़ता है उनको। अगर वो उनको पहले से ही, अगर डॉक्टर ने सीखी है जो चीज़, अगर उसके बेटे को पहले से ही आ रही है, उसके बेटी को पहले से ही आ रही है, ठीक है, उसको दवाइयों का नाम सारे बचपन से ही याद है, ठीक है, सीखना तो पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ा ना कि मेमोरी के अंदर फीड होके आए ये दवाई, ये इसकी, ये दवाई, इस चीज़ के, ऐसा थोड़ा होता है। उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा यार, है ना। तो ये क्या है,
सही बात नहीं थी, है ना। लोगों ने एक बार सुन ली उनकी बात, लेकिन ये फिर बात बोला कि ना ना यार ये गलत बात कर रहे हो, गलत बात कर रहे हो, उसकी अभी क्या बात करेंगे ना। तो इन्होंने क्या बोला पहले वो सुनो। उपार्जित लक्षणों की क्या होती है, वंशागति होती है। जो जो लक्षण आपने अर्जित किए हैं, उपार्जित, ठीक है, मतलब जो अपने जीवन के अंदर आपने अर्जित किए हैं वो बच्चों के अंदर चले जाएंगे, ऐसा बोल रहा है। तो इन्होंने ये बात गलत बोल दी, पहली बात तो ये बोली। दूसरी बात इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है उनका इनहेरिटेंस होगा, वंशागति होगी, ठीक। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला अंगों से अधिक अथवा कम उपयोग का प्रभाव होता है, ठीक है। अंगों के अधिक यूज का, ठीक है, और कम यूज का क्या है प्रभाव पड़ता है। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, मतलब कहने का मतलब यह है कि कोई भी अंग, किसी भी अंग को अगर आप ज्यादा यूज कर रहे हो तो वो उतना ही विकसित होता है। इनका कहने का मतलब ये था कि जिस अंग को आप जितना ज्यादा काम में लोगे वो उतना ज्यादा विकसित होगा, ठीक है, और जिस अंग को आप जितना कम काम में लोगे वो उतना कमजोर होगा और धीरे धीरे वो क्या होगा, गायब हो जाएगा, वो अंग ही गायब हो जाएगा, वेस्टिजियल हो जाएगा। ये बात इन्होंने बोल दी। और एग्जाम्पल दिया इन्होंने जिराफ का। एग्जाम्पल क्या दिया, जिराफ का, कि भाई जिराफ जो है ना उसकी गर्दन पहले छोटी थी, तो आप सुनते आ रहे हो बचपन से, है ना, उसकी गर्दन छोटी थी, फिर उसको घास नीचे खत्म हो गया तो उसको क्या है डालियां खानी पड़ रही थी पेड़ की, वहां तक उसकी गर्दन पहुंच नहीं रही थी। धीरे धीरे उसने क्या है अपनी गर्दन जो पहुंचाने की कोशिश की, मतलब उस अंग को उसने क्या है ज्यादा काम में लिया तो उसकी गर्दन जो वो लंबी होने लग गई। बोले अच्छा, तो इनकी बात कहीं ना कहीं ठीक भी है ना, ऐसी नहीं है कि पूरी बात इन्होंने बकवास ही करी थी। देखो आप है ना किसी एक हाथ को ज्यादा एक्सरसाइज करो, एक हाथ से कम एक्सरसाइज करो, तो आपको फील होगा कि ये वाला हाथ जो है जिस हाथ से आप एक्सरसाइज कर रहे हो वो क्या है ज्यादा मजबूत रहेगा, और जिसे कम नहीं कर रहे हो वो कम मजबूत रहेगा। ये बात देखने के लिए मिलती है, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ये बात ठीक है, लेकिन हर जगह यह बात अप्लीकेबल नहीं होती। हर जगह ये बात अप्लीकेबल नहीं होती। मैं आंखें ज्यादा काम में ले रहा हूं तो मेरी आंखें खराब हो जाएंगी, भाई मेरी आंखें खराब हो जाएंगी, उनकी रोशनी बढ़ने की बजाय रोशनी कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर ये इनका यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन खत्म हो गया, ठीक। तो इन्होंने दो बात बोली, पहली तो बोली कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति होगी, जो जीवन में आपने अर्जित किया है वो आपके आगे ट्रांसफर होगा। इन्होंने बोला मतलब आपके जो बच्चे हैं, आप इतनी तैयारी कर रहे हो नीट की एग्जाम देने के लिए, आप डॉक्टर बन रहे हो, ठीक है, आपके जो बच्चे होंगे वो बचपन से व्हाइट कोट पहन के आएंगे, ठीक है, वो पहले से ही डॉक्टर बने रहेंगे। इनका कहने का मतलब ये था, लेकिन ऐसा नहीं होगा ना, पढ़ाना पड़ेगा उनको। उपार्जित लक्षणों की वंशागति होगी, पहली बात ये बोली। दूसरी बात इन्होंने बोली कि अंगों के अधिक तथा कम उपयोग का प्रभाव, ठीक है। फिर लेमार्क की एक बुक थी, ये दो बातें तो लिखी, इनकी बातें और भी करेंगे, इनको डिस्कार्ड भी करेंगे ना। लेमार्क की एक बुक थी, बुक का नाम था फिलोसोफिक जूलॉजिकी नाम की इनकी बुक थी। किसकी थी, लेमार्क की थी, ये याद रखना है आपको। जीव की जरूरत के अनुसार नया अंग बनता है। इन्होंने एक और नई बात बोल दी, पहली दो बात थी पच नहीं रही थी, तीसरी बात और बोल दी कि भाई जीव को जरूरत है ना, जीव को जरूरत है, उसके अनुसार उसके अंदर नया अंग बन जाता है। इन्होंने ये बोला कि जीव को जरूरत के अनुसार उसके अंदर नया अंग बन जाता है। बोले अच्छा, मुझे जरूरत है कि मुझे पूंछ आ जाए, भाई आ जाएगी पूंछ, नया बन जाएगा ना जी, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। मुझे जरूरत है कि मेरे पीछे माथे पीछे सर में भी क्या है एक आंख लग जाएगा, मैं पीछे भी लोगों को देखता रहूं, आ जाएगी आंख, नहीं आएगी, ठीक है। तो मतलब इन्होंने बातें, कुछ बातें सही भी बोल रहे थे, ठीक है, कहीं ना कहीं वो सही भी थी, कुछ बातें ऐसा नहीं कि पूरी बात ही गलत थी, लेकिन हर चीज पर वो अप्लाई नहीं हो रही थी, इसलिए इनकी बातों को खारिज कर दिया जा रहा था, ठीक है। तो जीव की जरूरत के अनुसार नया अंग बनता है, ये बात इन्होंने बोली, लेमार्क साहब ने बोली, ठीक है। फिर उन्हें बोला कि जितने भी उपार्जित लक्षण होंगे वो संतति में ट्रांसफर हो जाएंगे। इनका कहने का मतलब था कि जितने भी आपके उपार्जित लक्षण हैं, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपकी संतति में चले जाएंगे। मतलब आपने जो भी अर्जित किया अपने जीवन के अंदर, सारा का सारा आपके बच्चों के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो फिर एक साइंटिस्ट है विजमन, ठीक है, एक साइंटिस्ट है विजमन, यह है लेमार्क साहब के पास में। बोला कि लेमार्क साहब, आपकी थ्योरी को उस टाइम पर लोग मान भी रहे थे ना, आपकी थ्योरी को लोग बहुत मान रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मानता आपकी थ्योरी को। तो लेमार्क साहब ने बोला चाहिए, चल तेरे अकेले से क्या होगा, तेरे अकेले से क्या होगा, मत मान, पूरी दुनिया मान रही है, तू मत मान।
फिर वाइजमैन ने और भी लोगों को समझाया कि इसकी थ्योरी बकवास है ये वो। तो फिर लेमार्क साहब ने बोला कि ठीक है सुना यार, तो क्या सुनाना चाह रहा है बता मेरे को कि कैसे मेरी थ्योरी गलत है। तो विजमान ने कहा कि आप जो ये बात बोल रहे हो ना कि कोई भी जीव जो है अपनी जीवन के अंदर जो चीज अर्जित करता है वो उसके अंदर उसके बच्चों के अंदर चली जाती है, ये बात आप गलत बोल रहे हो, ये बात आप गलत बोल रहे हो। बोला कैसे? बोला मैंने एक थ्योरी बनाई है। विजमान बोल रहे हैं, बोले कि मैंने एक थ्योरी बनाई है एक। तो लेमार्क ने बोला कौन सी थ्योरी बनाई? मैंने तो तेरी कोई नहीं थ्योरी पढ़ी, मैंने तो तेरी कोई थ्योरी नहीं पढ़ी। अब देखो विजमान थोड़े छोटे साइंटिस्ट थे, लेमार्क बड़े साइंटिस्ट थे। अब बड़े लोग किसको देखते हैं ना, तो बोले मैंने तेरी थ्योरी नहीं पढ़ी भाई, क्या थ्योरी बना दी तूने बता। तो विजमान ने कहा कि मैंने एक थ्योरी बनाई है, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। लेमार्क बोले क्या मतलब इसका? वो बता, नाम मत बता, मतलब बता। ठीक है, बड़े आदमी एटीट्यूड दिखाएंगे। ठीक है, तो बोला कि लो मतलब भी सुन लो भाई। बोला कि अपने शरीर के अंदर एक होती है सोमेटिक सेल, एक होती है सोमेटिक सेल्स और एक होती है जर्म सेल्स, एक होती है जर्म सेल्स। इतना ही बोला विजमान ने। लेमार्क बोले भाई ये मत बता मेरे को सोमेटिक सेल जर्म सेल, काम की बात कर, पहले काम की बात कर फिर बताना ये थ्योरी मुझे। ठीक है, थ्योरी मत समझा। तो बोला काम की बात सुन लो। विजमान ने बोला काम की बात सुनो। देखो जिसके पास में प्रूफ होता है वो कॉन्फिडेंस से बोलता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। ठीक है, तो विजमान ने कहा काम की बात सुन लो। सुनाई काम की बात, तो कहा मैंने चूहे लिया, मैंने एक चूहा लिया और मैंने उस चूहे की पूंछ काट दी, मैंने उस चूहे की पूंछ काट दी। ठीक है, फिर उस चूहे के बच्चे हुए। ठीक है, अब लेमार्क के अकॉर्डिंग उसके बच्चों के पूंछ नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि लेमार्क ये बोलते हैं ना कि जो भी अपने जीवन में अपन अर्जित करते हैं वो अपने बच्चों के अंदर आता है। तो उसने क्या अर्जित किया कि उसकी पूंछ खत्म हो गई, तो उसके बच्चों के अंदर पूंछ नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, यही तो बात है कि मैं अगर बॉडी बना लूंगा तो मेरे बच्चों की भी बॉडी बनी बनाई आएगी। ठीक है, लेमार्क के अकॉर्डिंग। तो विजमान ने क्या किया, चूहे की पूंछ काट दी और फिर उसके बच्चे के अंदर देखा पूंछ आ गई भाई। तो विजमान ने सोचा कि कोई बात नहीं, लेमार्क सही बोल रहे होंगे, एक बार और काट के देख लेते हैं। उसके बच्चे की पूंछ काट दी, उसके बच्चे की भी क्या आ गई, पूंछ आ गई भाई। उसके जो बच्चे के बच्चा हुआ उसकी भी पूंछ आ गई, उसके बच्चे के बच्चे भी क्या काट दी, पूंछ काट दी। ऐसे काटते रहे काटते रहे काटते रहे, 21 जनरेशन तक पूंछ काटी, 21 जनरेशन तक पूंछ काटी चूहों की, लेकिन सबके पूंछ आ रही थी, सबके पूंछ आ रही थी। ये बात बताई लेमार्क को। तब लेमार्क को भरोसा हुआ कि यार बात तो सही कर रहा है लड़का, बात तो सही कह रहा है। फिर इससे पूछा कि भाई ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, लेमार्क ने पूछा। तब विजमान ने बताया कि मैं आपको बता रहा था शुरू में ही कि एक सोमेटिक सेल्स होती हैं, एक जर्म सेल्स होती हैं। ठीक है, अगर किसी इंसान की जर्म सेल के अंदर कोई बदलाव आएगा, जर्म सेल के अंदर कोई बदलाव आएगा तो वो बदलाव जो है वो बच्चों के अंदर ट्रांसफर होता है, वो बदलाव जो है वो बच्चों के अंदर ट्रांसफर होता है। लेकिन किसी की सोमेटिक सेल के अंदर अगर कोई बदलाव आ रहा है ना, किसी की सोमेटिक सेल के अंदर कोई बदलाव आ रहा है तो वो बच्चों के अंदर ट्रांसफर नहीं होता है। समझ में आ गई बात? विजमान ने अपनी थ्योरी बताई, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म, और इन्होंने कहा कि अगर अपने शरीर के अंदर दो प्रकार की सेल्स होती हैं, जर्म सेल और सोमेटिक सेल। अगर जर्म सेल के अंदर बदलाव आया तब तो वो बच्चों के अंदर जाएगी, वो बदलाव जाएगा। जर्म सेल के अंदर कोई भी बदलाव आएगा वो बच्चे के अंदर भी बदलाव देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर सोमेटिक सेल के अंदर बदलाव आया है तो भैया वो बच्चे के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होगा, बच्चे के अंदर नहीं दिखाई देगा। किसी की उंगली कट गई, किसी की उंगली कट गई तो जरूरी क्या उसके बच्चे के अंदर वो उंगली कटी कटाई आएगी? ना जी ना, बिल्कुल नहीं आएगी, है ना, बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि वो सोमेटिक सेल के अंदर चेंज आया है। सोमेटिक सेल का कोई मतलब नहीं है। समझे? समझाइएगा? चलो, ये लेमार्क बातें बोल रहे थे, उनको इन्होंने आके, विजमान ने आके डिस्कार्ड कर दिया। लेमार्क की जो थ्योरी है उसको डिस्कार्ड कर दिया कि बोल लेमार्क साहब, अब सब साइंटिस्ट के बीच में ये बातें चल रही थी तो लेमार्क इस बात को छुपा भी नहीं सकते। अगर बंद कमरे में ये बात होती तो लेमार्क छुपाने की कोशिश करते, लेकिन सबके सामने ये बातें हो रही तो लेमार्क छुपा नहीं पाए और थ्योरी डिस्कार्ड हो गई उनकी। फिर आया डार्विन की बात आई, लेमार्क की बात हो गई, अब डार्विन की बात करेंगे। पहले थोड़ा सा पानी पीऊंगा। चलो, पानी हरा दिख रहा होगा आपको, हरा दिख रहा है ना पानी? हरा नहीं है बाबू, ये हरा नहीं है। चलो डार्विन की बात कर लेते हैं। डार्विनिज्म,
ठीक है, उसको लेमार्किज्म, इसको डार्विनिज्म, मतलब डार्विनवाद भी बोलते हैं इसको। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी इन्होंने, क्या दी? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज भी बोला जाता है। 1859 के अंदर ये थ्योरी दी थी इन्होंने। मैंने आपको बताया था ये घूमने गए थे, ठीक है, 1831 के अंदर ये घूमने गए थे डार्विन, सरकार के पैसे पे सरकार ने खर्चा दिया और ये बढ़िया घूमने चले गए। अब सरकार ने बोल दिया भाई कि डार्विन आप घूमने गए हो, घूम के आ गए, इतना खर्चा किया आप पर, कोई थ्योरी तो बताओ, कोई थ्योरी तो बताओ। ये घूम के आ गए और चिड़कलियों की बातें कर दी कि भाई मैंने ये चिड़िया देखी थी उस टाइम पर, उनकी चोंच देखी, ये बातें बता दी उनको। तो सरकार ने कहा कि सिर्फ चिड़िया की चोंच थोड़ा ना देखिए, कोई थ्योरी तो बताओ साहब, आप घूम के आए हो, इतना पैसा खर्च कर दिया आप पर, थ्योरी तो बताओ कोई। तो इन्होंने एक थ्योरी बना दी नेचुरल सिलेक्शन की, ठीक है। आप देखो साइंटिस्ट है, दिमाग तो चलता है ही, ठीक है। तो इन्होंने एक थ्योरी नहीं बना दी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। इन्होंने बातें बोली यार, इन्होंने बातें बोली कि हर एक जीव के अंदर प्रजनन की जो क्षमता है ना वो बहुत ज्यादा होती है। हर एक जीव के अंदर प्रजनन की जो संख्या बोल रहा हूं, दर जो है ना, एबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। प्रजनन की दर सबके अंदर ज्यादा होती है, मतलब हर कोई बढ़िया से प्रजनन कर सकता है, ठीक है, लेकिन हर कोई जीव कर नहीं पाता। इन्होंने एक बात बोली कि हर एक जीव के अंदर प्रजनन की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हर एक जीव जो है वो कर नहीं पाता प्रजनन। तो बोला क्यों, ऐसा क्यों नहीं कर पाता? तो इन्होंने कहा, फिर अगला जवाब दिया कि बहुत सारे कारण है उसके पीछे। प्रजनन करना सब चाहते हैं, प्रजनन करना सब चाहते हैं, क्षमता सबके पास है, लेकिन सब कर नहीं पाते। तो वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने पूछा कि साहब ऐसा कैसे? तो इन्होंने आगे जो पॉइंट्स बताए उनमें क्लियर किया उसका, है ना। फिर उन्होंने दूसरा पॉइंट बोला, पहला पॉइंट तो ये बोल दिया कि सबके अंदर अधिक प्रजनन दर है, ठीक है, सबके अंदर प्रजनन की क्षमता ज्यादा से ज्यादा है सब जीवों के अंदर, लेकिन सब कर नहीं पाएंगे। इन्होंने ये बात बोल दी, पहला पॉइंट ये बोला। दूसरा इन्होंने बोला कि टोटल नंबर ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहेंगे, कॉन्टेंट लिख दिया मैंने ना, कॉन्स्टेंट कर देता हूं उसको। इन्होंने ये बात बोली कि अगर ओवरऑल नंबर देखेंगे, टोटल नंबर देखेंगे, पूरी संख्या देखेंगे ना सभी जीवों की, तो वो कांस्टेंट रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। वो इतनी कोई भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना, बाघ ऐसा नहीं कि भाई शेर ही शेर हो गए धरती पर, ना 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 ना, उनकी जनसंख्या जो है वो एकदम से काबू में रहेगी, है ना। ऐसा भी नहीं कि भाई चींटियां चींटियां हो गई पूरे संसार में, इंसानों को खत्म कर रही है, ना ना, ऐसा नहीं होगा। उनकी संख्या भी एक लिमिट में रहेगी। तो बोला ऐसे कैसे? तो बोला कि इनके क्या है, रिसोर्सेज जो है ना, स्रोत जो है, इन्वायरमेंट में जो बातें बोल रहा हूं वो लिखनी है। जो स्रोत जो है, रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है यार, वो क्या है, लिमिटेड है। खाना है वो लिमिटेड है, ठीक है। तो एक बार अगर मान लो जनसंख्या बढ़ने भी लग गई, किसी भी जानवर की अगर जनसंख्या बढ़ने भी लग गई तो खाएगा क्या, ठीक है। जो प्रकृति है उसमें स्रोत तो कम ही है खाने के, ठीक है, तो खाएगा क्या अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो खाना नहीं मिलेगा तो आपस में लड़ाई करेंगे। खाना नहीं मिलेगा, खाना मान लो खाना थोड़ा सा है और खाने वाले ज्यादा हैं, तो आपस में लड़ाई करनी पड़ेगी यार। उनको क्या करनी पड़ेगी, लड़ाई करनी पड़ेगी। जो जीतेगा वो खाएगा, ठीक है। और वो जीतेगा कैसे, जब वो सारे मर जाएंगे। मान लो पांच खड़े खाने के लिए, क्या खड़े हैं, 5 जानवर खड़े हैं और खाना एक का ही है, तो क्या करेंगे, 5 आपस में लड़ेंगे। जो उनमें 5 में जीत गया वो उस खाने को खा लेगा, मतलब 4 तो मर गए ना, जनसंख्या कंट्रोल आ गई, ठीक है। तो उन्होंने यही बोला कि टोटल नंबर जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, टोटल नंबर जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। जो प्राकृतिक जो स्रोत है वो क्या है, सीमित मात्रा में है, ठीक है। फिर उन्होंने तीसरा पॉइंट दिया, स्ट्रगल फॉर। ये सारी बातें लोग मान रहे थे क्योंकि हाँ सही बात बोल रहे हैं, मैं डार्विन बात तो ठीक बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो बात तो होती है यार कि खाना जो वो लिमिटेड ही होता है, ठीक है, जो प्रकृति है उसके अंदर खाना लिमिटेड ही है, तो क्या आपस में लड़ाई करेंगे? तो ये तो नॉर्मल बातें यार, सही बात बोल रहे हैं डार्विन, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, कि अपने अस्तित्व के लिए भी क्या करना पड़ेगा, उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो साइंटिस्ट ने पूछा सर ये कैसे, ये कैसे? तो उन्होंने कहा कि अगर किसी को रिप्रोडक्शन करना है, अगर किसी को रिप्रोडक्शन करना है तो उसको भी लड़ाई करनी पड़ेगी, उसको भी क्या करनी पड़ेगी, लड़ाई करनी पड़ेगी। किसी को खाना खाना है तो वहां पर भी लड़ाई करनी पड़ेगी, वहां पर भी कंपटीशन है। किसी को कहीं रहना है
उसमें भी लड़ाई करनी पड़ेगी, वहां पर भी कंपटीशन है। जंगल की बात करेंगे है ना, इसको इंसानों से कम रिलेट करके जंगल में चलेंगे है ना। अब किसी दो शेर हैं, दोनों को खाना खाना है, तो आपस में लड़ाई होगी तो एक मरेगा एक जीतेगा, ठीक है, कंपटीशन हुआ यहां पर, ठीक है, यहां पर अस्तित्व की तो लड़ाई हो रही है, ठीक है। दो शेर हैं, रहने के लिए जगह एक है, दोनों को लड़ना पड़ेगा, जो जीतेगा वो वहां रहेगा, एक मर जाएगा। यहां पर भी क्या संघर्ष है, यहां पर भी क्या है, संघर्ष है, कंपटीशन है, ठीक है। तो कंपटीशन जो है वो दो प्रकार का है यार, कंपटीशन जो है वो दो प्रकार का है। एक मान लो शेर है और दूसरी साइड में कुत्ता है, ये मान लो एग्जांपल की बोल रहे हैं, कुत्ता है, ठीक है, खाना एक का ही है। अब कुत्ते को शेर को लड़ना पड़ेगा, जीतेगा कौन वो अपन को पता है, जीतेगा कौन वो अपन को पता है ना, अपन तो एक एग्जांपल है ना शेर और कुत्ते का ना, खाना एक का ही है। अब शेर और कुत्ता आपस में लड़ाएंगे, जो जीतेगा वो खाना खाएगा भाई, तो एक तो मरेगा बिल्कुल, ठीक है। एक प्रकार को तो ये लड़ाई हो गई कि दो अलग अलग प्रजातियों के बीच में लड़ाई हो रही है, दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में लड़ाई हो रही है, ठीक है। वही बात करें, दो शेर हैं, खाना एक शेर का है, अगर दोनों को खाना है तो आपस में लड़ना पड़ेगा। तो यहां पर क्या प्रजाति दोनों की सेम है, दोनों स्पीसीज तो सेम ही है, शेर की प्रजाति है ना, दोनों प्रजाति सेम ही है, स्पीसीज सेम है, तो क्या है यहां पर दोनों के बीच में लड़ाई हुई। एक तो ये है कि स्पीसीज अलग अलग हो, दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में लड़ाई हो, एक सेम स्पीसीज के बीच में लड़ाई हो, ठीक है, लड़ाई तो होनी है। कंपटीशन तो हर जगह है भाई, खाने के लिए भी कंपटीशन है, आप सोच रहे हो कि नीट में ही कंपटीशन, हर जगह कंपटीशन। तो एक है इंट्रा स्पेसिफिक, एक है इंट्रा स्पेसिफिक, मतलब अपनी अपनी स्पीसीज के अंदर लड़ाई, मतलब शेर से लड़ रहा है, वो इंट्रा स्पेसिफिक हो गया। बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में लड़ाई हो रही है, ठीक है। इंटर स्पेसिफिक क्या होता है भाई, ये अलग अलग स्पीसीज के अंदर भी ना, बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, शेर और कुत्ते की बात बताई मैंने आपको ना। अब साइंटिस्ट ने बोला कि डार्विन साहब हमें ये बताओ, आप बता रहे हो कि दो अलग अलग प्रकार की लड़ाई हो रही है, इसमें से इवोल्यूशन के लिए, विकास के लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबल है वो बताओ हमें तो, है ना, किसकी वजह से ये विकास हो रहा है, रिस्पॉन्सिबल कौन सी है विकास के लिए। डार्विन ने कहा कि देखो विकास तभी होगा, इवोल्यूशन तभी होता है जब विविधता ज्यादा होती है, जितनी ज्यादा विविधता होगी तभी विकास होगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने पूछा कि साहब इसमें विविधता किस में ज्यादा है, तो डार्विन ने कहा देखो विविधता जो है वो ज्यादा किस में होगी, अगर दो शेर आपस में लड़ रहे हैं तो उनमें विविधता ज्यादा है, या एक कुत्ता एक शेर आपस में लड़ रहे हैं उनमें विविधता ज्यादा है। तो आपका आंसर आना चाहिए कि कुत्ता और शेर जो है उनमें विविधता ज्यादा है। साइंटिस्ट ने भी यही बात बोला, बाकी जो साइंटिस्ट ने, तो डार्विन ने कहा कि उसी में क्या आएगी, उसी से इवोल्यूशन होता है, वही रिस्पॉन्सिबल इवोल्यूशन के लिए। तो यहां पर अलग अलग स्पीसीज लड़ रही हैं, दो अलग अलग स्पीसीज लड़ रही हैं, तो इनमें ही क्या है, विविधता ज्यादा रहेगी, विविधता ज्यादा है तो यही क्या है आपको विकास देखने के लिए मिलेगा, तो यही क्या है रिस्पॉन्सिबल है फॉर इवोल्यूशन, विकास के लिए यही क्या है रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। फिर डार्विन ने एक पॉइंट और बोला कि विविधता तथा आनुवंशिकता, ठीक है, विविधता तथा आनुवंशिकता, उन्होंने ये पॉइंट बोला और कहा कि कंटिन्यूअस वेरिएशन है, जो विविधता आएगी वो कंटिन्यूअस आएगी, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता कि किसी में एक बार में चेंज आए, किसी में एक बार अचानक से चेंज आए किसी जीव में और वो इवोल्यूशन हो गया, उसका विकास हो गया। बोलते ना कि अपन बंदर से बने, ऐसा बोलते हैं ना बंदर से बने अपन, है ना, तो ऐसा नहीं है कि एक बार में ही बंदर से इंसान बन गया, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता ना। डार्विन ने कहा कि ऐसा नहीं है कि एक बार में ही कोई किसी का विकास हो जाए, ना ना, धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस वेरिएशन आएंगे, धीरे धीरे वेरिएशन आएंगे, ठीक है। पहले एक थोड़ा सा वेरिएशन आया, थोड़ी सी विविधता आएगी, फिर थोड़ी और आएगी, फिर थोड़ी और आएगी, फिर थोड़ी और आएगी, फिर थोड़ी और आएगी, धीरे 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 क्या होती है, क्रम से चलेंगे तब जाके विकास होता है। ये बात किसने बोली, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट आगे आएगी, ठीक है, वापस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। डार्विन ने ये कहा कि जो विकास होगा उसमें जो वेरिएशन आएंगे ना वो थोड़े थोड़े आएंगे और धीरे धीरे काम चलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक इंसान रात को तो सोया था बंदर के रूप में और सुबह उठा वो इंसान के रूप में, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। बहुत साल लगती हैं इसके अंदर, ये जो विकास होता है इस प्रोसेस के अंदर बहुत साल लगती हैं, और बहुत साल में क्या है धीरे धीरे विविधता बढ़ती है, धीरे धीरे का वेरिएशन आते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से विकास होता है। ऐसा नहीं कि एक दिन में विकास हो जाए, है ना। मतलब ये कहने का मतलब था कि रातों रात जो है ना वो क्या है विकास नहीं होता है ना, रातों रात तो विकास नहीं होता। पेन का छोड़ दिया।
अब इन्होंने कहा कि एडेप्टिव और यूजफुल, ठीक है। अब विकास भी उसका ही होगा भाई, विकास उसका ही होगा जो कंडीशंस हैं, जो कंडीशंस हैं उनको झेल जाएगा। देखो ध्यान से सुनना, इसको मैं बना के दिखाता हूं। ये कोई एक जीव है, कोई एक जीव है, इससे दो जीव बने भाई, ये एक ये बन गया, एक ये बन गया, ठीक है। अब कोई कंडीशन आई, क्लाइमेटिक कंडीशन है भाई, कोई वातावरण ऐसा है जिसमें ये वाला तो जी जाएगा, ये वाला जी लेगा बढ़िया, और ये वाला उसको सहन नहीं कर पाएगा। मान लो सर्दी पड़ रही है बहुत ज्यादा, ये वाला सर्दी को सहन कर गया और ये वाला नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो क्या है, ये वाला आगे बढ़ेगा, इसकी जनरेशन आएगी, और इसकी तो खत्म ही हो गई, इसकी तो खत्म हो गई। फिर आगे चलो, फिर आगे चलो भाई, इसके भाई इसने क्या है, इसके भी दो हुए, ठीक है, दो को जन्म दिया। अब इनमें देखो भाई, इनमें देखो, यहां पर देखो, यहां पर कोई कंडीशन हुई होगी, ये वाला कलर नहीं दिख रहा होगा आपको, ये कंडीशन हुई होगी यहां पर, ठीक है। इसमें ये वाला मर गया और ये वाला जी गया, ठीक है। तो नेचर ने किसको सेलेक्ट किया भाई, जो फिट था ना, उस परिस्थिति के अंदर जो ढल गया, जिसने अडेप्ट कर ली, जिसने वो सिचुएशन, वो परिस्थिति जिसने अडेप्ट कर ली, ठीक है, उसको आगे भेजा जाएगा, बाकी को मार दिया जाएगा, ठीक है, बाकी को मार दिया जाएगा, यही बात बोली, ठीक है। इसमें क्या है, एक अडेप्टिव है, एक नॉन अडेप्टिव है। जो अडेप्ट कर लेगा वो यूजफुल है, और जो नॉन अडेप्टिव है वो हार्मफुल है, वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। यहां पर अडेप्ट, इसने क्या अडेप्ट कर लिया, यहां पर जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन थी, यहां पर जो भी वातावरण था, यहां पर जो भी वातावरण था, उसको इसने क्या कर लिया, अडेप्ट कर लिया, ठीक है, ठीक है। तो अडेप्ट कर लिया, तो ये यूजफुल है, इसको आगे बढ़ा दिया, और ये हार्मफुल है भाई, ये नुकसानदायक है, ठीक है। फिर आगे यहां पर देखो, इस ये क्या है, अडेप्ट नहीं कर पाया तो इसको मार दिया गया, इसको आगे बढ़ा दिया गया, ठीक है। ये डार्विन बात बोल रहे हैं, ये बात है ना। डार्विन ने बोला कि नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन ने फिर बोली नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या है, जो प्रकृति है वो सिलेक्ट करती है, ठीक है। को किसकी जनसंख्या आगे बढ़ेगी, कौन बच्चे पैदा करेगा, ये बात कौन डिसाइड करता है, प्रकृति डिसाइड करती है, ठीक है। किसी के हाथ में नहीं होता, ये बात कौन डिसाइड करेगी, प्रकृति डिसाइड करेगी। तो साइंटिस्ट बोले अच्छा ये कैसे हुआ भाई, ये कैसे हुआ। तो इन्होंने कहा कि भैया जो अडेप्ट कर लेगा ना, जो प्रकृति चल रही है उसके हिसाब से जो चल जाएगा ना, जो उसको झेल लेगा, वही बच्चे उसी की जनरेशन आगे आ पाएगी, ठीक है। उसी को नेचर सिलेक्ट करेगा, उसी को नेचर सिलेक्ट करेगा। बोल समझाओ यार, और समझाओ थोड़ा सा। साइंटिस्ट और बोले, जो बाकी साइंटिस्ट सुन रहे थे वो बोले डार्विन साहब थोड़ा और समझाओ इसको। तो बोलते डार्विन ने बोला ठीक है समझा देते हैं आपको। तो डार्विन ने कहा कि भैया जो इंसान, मान लो कि बहुत तेज सर्दी पड़ रही है, बहुत तेज सर्दी, अपने नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, चलो कोरोना में चलते हैं ना, कोरोना में चलते हैं। कोरोना आ गया ना। अब कोरोना कैसे भी आया उसके पीछे पर नहीं जाएंगे, ठीक है, वो प्रकृति की देन है, उसमें नहीं जाएंगे, पर कोरोना आ गया। अब जो इस कोरोना को झेल जाएगा ना, जो इस कोरोना को झेल जाएगा उसी की जनरेशन आगे आएगी, उसी की जनरेशन आगे आएगी। जो कोरोना को नहीं झेल पाएगा उसकी जनरेशन खत्म हो जाएगी भाई, ठीक है। वो फिर रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, उसको नेचर ने सिलेक्ट नहीं किया। बात समझ गए, समझ में आई? अब समझ में आई। जो भी परिस्थितियों को झेल जाएगा, जो भी परिस्थितियों को झेल जाएगा उसी को नेचर सिलेक्ट करता है, उसी को नेचर सिलेक्ट करता है। मतलब सीधी सी बात है, जो फिट होगा ना, जो फिट होगा उसको नेचर सिलेक्ट करता है, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये बात बोलते हैं डार्विन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब जो फिट होगा वही जीवन जिएगा, वही जीवित रहेगा, जो फिट होगा वही जीवित रहेगा, ये बात बोलते हैं डार्विन। उसी को नेचर जो सिलेक्ट करता है, उसी को जो प्रकृति है वो सिलेक्ट करती है, ठीक है, उसी का चयन होता है प्रकृति के अंदर। जो फिट होगा वही जीवित रहेगा, क्योंकि उसी को प्रकृति जो है उसी का चयन करती है, ये बात बोली, ठीक है। बोला बाकी समझ गए, बाकी जो साइंटिस्ट है उन्होंने बोला कि डार्विन साहब ठीक बोल रहे हो आप। फिर उन्होंने बोला सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मैं आपको बता चुका हूं कि जो जितना फिट होगा वो ही जीवित रहेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स उन्होंने बोले, ठीक है। अब ये अधिक प्रजनन दर वाली बात कर रहे थे अपन, कि हर एक जो जीव है उसके अंदर प्रजनन की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, लेकिन सब कर नहीं पाते। बोला क्यों? बोला इसका रीजन भी देता हूं मैं आपको। बोला कि एक मान लो कोई भी फीमेल है, कोई भी जानवर की फीमेल है ना, कोई भी जानवर की फीमेल है, ठीक है। तो वो क्या चाहती है, वो फीमेल क्या चाहेगी कि मेरा जो बच्चा आए ना, मेरा जो बच्चा आए वो क्या आए, बेस्ट आए, मेरा भी बच्चा जो आए वो क्या आए, बेस्ट आए।
तो वो क्या करेगी, वो ये चाहेगी मेरा बच्चा बेस्ट कब आएगा, जब इसका फादर जो है वो बेस्ट होगा भाई, जब इसका जो फादर जो है वो बेस्ट होगा। अब फादर कैसे टेस्ट किया जाए, बोल दो तीन आ गए फादर बनने के लिए, बोला कि हम क्या कर देंगे, फर्टिलाइज कर देंगे आप। तो जो फीमेल है उसने कहा कि ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, जो जीतेगा लड़ाई करो, जो जितना ज्यादा फिट होगा वो जीतेगा और वही फर्टिलाइज करेगा, ठीक है, उसी की क्या है, उसी के बच्चे की मां बनूंगी मैं। अब 3-4 थे, वो आपस में लड़ने लग गए, 3 मर गए, एक जीवित रहा, ठीक है। उसके साथ में फिर उसने फर्टिलाइज किया और उसी की जनरेशन आगे आई, ठीक है। अब 3 तो मर गए ना, एक ही नहीं फर्टिलाइज किया, 3 मर गए, मतलब क्या है, वो 3 में समता तो थी यार करने की, है ना, 3 में बच्चे पैदा करने की क्षमता थी, प्रजनन करने की क्षमता थी, लेकिन वो कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि नेचर ने उनको सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है। क्योंकि जीवित कौन रहता है, जो सबसे ज्यादा फिट होगा ना वही नेचर के अंदर जीवित रहता है, क्योंकि नेचर जो है उसी का चयन करता है, नेचर क्या है, उसी का चयन करता है, प्रकृति जो है उसी का चयन करेगी। समझ में आ गई बातें, तो ये डार्विन बातें बोल रहे थे, है ना। और इनकी बातों का, सारी बातें जो है ना डार्विन की, उन सारी बातों को लोगों ने समझा और कहा कि हाँ डार्विन सही बात बोल रहे हैं। सरकार ने भी कहा ये घूमने तो गए थे, हमारा खर्चा बहुत हुआ, ठीक है, इन्होंने बहुत मजे मारे हैं, लेकिन थ्योरी भी बढ़िया दे दी इन्होंने। आज पानी बहुत ज्यादा पी रहा हूं, मजा आ गया पानी पी के। चलो आगे चलते हैं। अब देखो एक थ्योरी ऐसी है डार्विन की जिसको डिस्कार्ड कर दिया, जिसको नहीं माना गया, ठीक है। वो थ्योरी कौन सी, उसकी बात करेंगे। तो अदर थ्योरीज ऑफ डार्विन, कुछ डार्विन की अलग थ्योरीज हैं इनके अलावा, ये तो मेन डार्विन की थ्योरी है ही, ठीक है, जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब डार्विन की कुछ और थ्योरी है, थ्योरी ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ठीक है, थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन, और एक थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस, एक है थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस। इस थ्योरी को, ये जो तीसरी थ्योरी है ना, इसको डिस्कार्ड कर दिया किसने, वही विजमन साहब आए, ठीक है, जिसने लेमार्क की थ्योरी को उड़ाया था ना, वही आए। तो डार्विन साहब आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन ये जो थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस है मैं इससे एग्री नहीं करता। तो डार्विन बोले आप होते कौन हो जो एग्री करो, बाकी पूरी दुनिया कर रही है, आप मत करो, ठीक है। तो डार्विन ये बातें सबके सामने बोल रहे थे विजमन, तो बोला कि बाकी साइंटिस्ट बोले कि विजमन बताओ क्या दिक्कत है। तो देखो सब चाहते हैं कि कोई ना कोई साइंटिस्ट में, देखो सब साइंटिस्ट बड़े बनना चाहते हैं, उन सब के बीच में बात होगी तो वो सोचेंगे कहीं ना कहीं डार्विन में कमी निकालें और पर बड़े बन जाएं, तो कमी तो सब निकालना चाहते हैं। तो कहा विजमन क्या बात है, तो विजमन ने कहा कि मेरी थ्योरी है थ्योरी ऑफ जम्पलाज्म, वही थ्योरी लेमार्क वाली लेके आए। वो बोला कि मेरी थ्योरी ऑफ जम्पलाज्म है, वो इस पेनजेनेसिस वाली थ्योरी को जो है वो नहीं मानती। बोला आपकी उसकी थ्योरी मानी गई थी, ठीक है, जो विजमन की जो थ्योरी ऑफ जम्पलाज्म वो मानी हुई थ्योरी थी। तो बाकी साइंटिस्ट बोले कैसे नहीं मानती, तो जो ये डार्विन है ये पेनजेनेसिस वाली थ्योरी के अंदर बोले थे कि जो सोमेटिक सेल्स है ना, ठीक है, उनके अंदर अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो भी उस बच्चों के अंदर जाएगा, ये बात बोल रहे थे। तो वही बात विजमन ने बोली कि ऐसा नहीं होता, जो जर्म सेल के अंदर जो चेंजेस आते हैं ना वही बच्चों के अंदर जाते हैं, सोमेटिक वाले नहीं जाते। तो ये वाली थ्योरी जो है ये नहीं मानी गई थी, बाकी सारी थ्योरी जो है डार्विन की सब एक्सेप्टेबल थी, सारी की सारी थ्योरी जो है वो मानी गई, सिर्फ ये वाली जो थ्योरी है वो नहीं मानी गई, है ना, ये वाली थ्योरी जो है वो नहीं मानी गई ना। चलो डार्विन पढ़ लिया अपन ने, और फिर अपन ने पढ़ लिया क्या, लेमार्क भी पढ़ लिया अपन, है ना, 2 थ्योरी पढ़ ली। फिर बात करेंगे म्यूटेशन की, बात करते हैं म्यूटेशन थ्योरी, ठीक है, उत्परिवर्तन। म्यूटेशन क्या होता है, उत्परिवर्तन। म्यूटेशन थ्योरी, ये थ्योरी किसने दी सबसे पहले, देखो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है और दिमाग खराब होता है ना, तो ध्यान से सुन लेना बातों को, है ना। म्यूटेशन थ्योरी, उत्परिवर्तन, ठीक है, म्यूटेशन क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन बोलते हैं। किसने दी ये थ्योरी, नाम याद रखना है भाई, हुगो डी वरीज, एक साइंटिस्ट है हुगो डी वरीज नाम है इनका, है ना। इनको ने ये म्यूटेशन थ्योरी दी। ये भाई साहब डार्विन से उल्टा बोल रहे थे, डार्विन ने जितनी बातें बोली उसकी उल्टी बातें हुगो डी वरीज ने बोली। कैसे कैसे बोली उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो म्यूटेशन थ्योरी जो उत्परिवर्तन जो है वो किसने दिया, हुगो डी वरीज ने। और इन्होंने काम किस पर किया, वर्क ऑन इवनिंग प्राइमरोज। ये इवनिंग प्राइमरोज क्या है, एक प्लांट है इवनिंग प्राइमरोज, ठीक है, उस पर इन्होंने काम किया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, ठीक है, वापस आ सकता है, इसको ध्यान में रखना यार, इसको ध्यान में रखना कि
हुगो डिवरीज ने कौन से प्लांट पर काम किया था, ऐसे पूछ लेते हैं कि हुगो डिवरीज ने कौन से प्लांट पर काम किया था, तो आपको याद होना चाहिए इवनिंग प्राइम रोज पर काम किया था। इसका दूसरा नाम भी आ सकता है, जो साइंटिफिक नेम है ओइनोथेरा लेमार्कियाना, ओइनोथेरा लेमार्कियाना, ठीक है। दोनों नाम आपको याद रखना है, इवनिंग प्राइम रोज और ओइनोथेरा लेमार्कियाना, ठीक है। इस प्लांट पर काम कर रहे थे, जैसे मेंडल जो है वो मटर के प्लांट पर काम कर रहे थे, मटर के पौधे पर काम कर रहे थे, वैसे ही हुगो डिवरीज जो है वो इवनिंग प्राइम रोज पर काम कर रहे थे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब इन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये जो म्यूटेशन थ्योरी है हुगो डिवरीज साहब की, जो उत्परिवर्तन की जो थ्योरी है, इसने क्या बोला इसमें कि म्यूटेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं, है ना, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विकास के लिए उत्परिवर्तन जिम्मेदार होता है, ठीक है। या फिर इसको ऐसा बोलते हैं उत्परिवर्तन की वजह से विकास होता है ना, या फिर विकास के लिए उत्परिवर्तन जिम्मेदार होता है, एक ही बात है ना, एक ही बात है। तो इस थ्योरी के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार क्या है कि विकास के लिए उत्परिवर्तन जो है वो जिम्मेदार होता है, मतलब उत्परिवर्तन की वजह से ही विकास होता है। ये बात किसने बोली, हुगो डिवरीज ने बोली, हुगो डिवरीज ने बोली। और इन्होंने क्या बोला कि डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है। डार्विन क्या बोल रहे थे कि कंटिन्यूअस वेरिएशन होता है, दिखाऊं आपको मैं, दिखाऊं, ये देखो कंटिन्यूअस वेरिएशन होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि रात में आप सोए लड़के के रूप में सुबह उठे लड़की बन के, ना, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जो इवोल्यूशन होता है वो कंटिन्यूअस होता है, ऐसा नहीं कि एक दिन में सारा काम हो गया, ना, धीरे धीरे कंटिन्यू जो है चेंजेस आते रहेंगे, धीरे धीरे बदलाव आते रहेंगे, और इवोल्यूशन ऐसे होता है, धीरे धीरे होता है। लेकिन ये जो हुगो डिवरीज है, ये साहब क्या बोल रहे हैं कि डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होता है, ठीक है। कोई कंटिन्यू वेरिएशन नहीं होता, डिसकंटिन्यू होता है, एक दिन में सारा खेल होता है, रात को मैं सोया लड़का बन के, सुबह उठा लड़की बन के, ठीक है। ऐसा सिस्टम बता रहे थे हुगो डिवरीज। अब दोनों की क्या है, कंपैरिजन कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे के उल्टा बोल रहे थे, डार्विन और जो हुगो डिवरीज हैं दोनों ही एक दूसरे का उल्टा बोल रहे थे, तो दोनों की बात कर लेंगे, ठीक है, अलग अलग, ठीक है। देखो, डार्विन बोल रहे थे कि छोटी विविधता होती है, ठीक है, वेरिएशन जो आएंगे वो छोटे आएंगे। डार्विन क्या पहले दिन से बोल रही है, जो वेरिएशन आएंगे वो स्मॉल होंगे, छोटे छोटे वेरिएशन आएंगे, ठीक है। पहले थोड़ा सा चेंज आया, फिर थोड़ा थोड़ा चेंज आया, ऐसा नहीं कि एकदम से पूरा ऑर्गेनिज्म ही चेंज हो गया। बंदर जो है वो एकदम से इंसान नहीं बन गया, धीरे धीरे उनके अंदर चेंजेस आए। डार्विन ये बात बोल रहे हैं। और यार डार्विन की बातें जो सही भी लगती है ना, डार्विन की बातें चमत्कारी नहीं लगती, उनकी बातें थोड़ी कन्विंसिंग लगती है, सही लगती है ना। तो उन्होंने बोला कि स्मॉल वेरिएशन होंगे, छोटी विविधता आएगी, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कंटिन्यूअस, ये बात तो बोल ही रहे हैं कि कंटिन्यू वेरिएशन होता है, तब जाके कहीं इवोल्यूशन होता है, तब जाके कहीं विकास होता है। ऐसा नहीं कि एक बार थोड़ा सा चेंज आ गया उसको अपन इवोल्यूशन बोल देंगे, ना, पता ही नहीं लगता। इतना छोटे छोटे चेंजेस आते हैं, इतने छोटे छोटे बदलाव आते हैं, और वो बदलाव कई सालों तक आते हैं, तब जाकर विकास होता है। किसी में एक छोटा सा चेंज आ गया उसको अपन इवोल्यूशन नहीं बोल सकते, उसका पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस होता है, दिशावान होता है, किसी एक दिशा के अंदर क्या है, चेंजेस आएंगे, बदलाव आएंगे, किसी एक दिशा में चेंजेस आएंगे, तब जाके इवोल्यूशन होगा, दिशावान होता है, ठीक है। और ये अडेप्टिव होता है, ये बात अपन कर चुके हैं। जो नेचर को अडेप्ट कर लेगा वो आगे बढ़ेगा, और जो नेचर को अडेप्ट नहीं कर पाएगा वो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। फिर बोल रहे इवोल्यूशन इज स्लो एंड ग्रेजुअल, ठीक है। इवोल्यूशन जो विकास जो है वो धीरे धीरे होता है, मैं ये तो बोल रहा हूं कि विकास जो है वो धीरे धीरे होता है और क्रमबद्ध होता है। और क्या होता है, क्रमबद्ध। ऐसा नहीं है यार कि यार एक दिन में सारा काम हो जाए, क्रम से चलती हैं सारी चीजें, क्रमबद्ध चलेगी सारी चीजें। आज ये हुआ है, आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ, ऐसे धीरे धीरे कई साल लग जाएंगे, तब जाके इवोल्यूशन होता है। ये बातें बोले थे डार्विन। अब इसकी जस्ट उल्टी कौन बोले, हुगो डिवरीज। इन्होंने क्या बोला कि वेरिएशन लार्ज होता है, ये क्या बोल रहे हैं, छोटी विविधता होती। ये क्या बोल रहे हैं, वेरिएशन तो वो बड़े होते हैं भाई, वेरिएशन तो बड़े बड़े आएंगे, एक दिन में ही बहुत बड़े चेंज आएंगे। मैं सो के उठा, सुबह लड़की के रूप में मेरे बाल बड़े बड़े हो गए, मेरे बाल बड़े बड़े हो गए, ठीक है। ये गाड़ी बड़ी गाय, सब बियर्ड गाय मेरी, ठीक है, बढ़िया एकदम से क्लीन शेव, ठीक है। क्लीन शेव वाले बाल हैं ही नहीं मुंह पर, ठीक है। और मेरे बड़े बड़े बाल हो गए, लड़की बन गया मैं तो, लड़की बन गया। कल से मैम पढ़ाने आ गई, प्रदीप मैम, ठीक है। ऐसी ये बोल रहे हैं हुगो डिवरीज के अकॉर्डिंग तो ऐसा हो सकता है। तो कल आप चौंक मत जाना अगर मैं लड़की के रूप में आऊं तो, ठीक है। तो वेरिएशन क्या है, लार्ज होंगे, ऐसा बात बोल रहे हैं। और क्या बोला कि डिसकंटिन्यूअस, कि भाई कोई लगातार नहीं होता, डिसकंटिन्यूअस होंगे,
ठीक है। और क्या बोली, नॉन डायरेक्शनल, दिशाहीन होंगे, क्या होंगे, दिशाहीन, दिशाहीन होते हैं, दिशाहीन, जो चेंजेस आएंगे, जो बदलाव आएंगे वो दिशाहीन होंगे। और रेंडम होंगे, क्या होंगे, रेंडम होंगे, यादृच्छिक होंगे, है ना, रेंडम होंगे, कहीं से भी क्या है, कुछ भी इवोल्यूशन, कुछ भी बदलाव आ रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि एक तरीके से दिशावान रूप में क्या है, बदलाव आते हैं, डार्विन ये बोल रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि दिशाहीन होते हैं और कैसे भी क्या, कुछ भी बदलाव आ सकता है, कुछ भी बदलाव आ सकता है, ऐसा बात बोल रहे हैं हुगो डी वरीज। ये बोल रहे हैं कि इवोल्यूशन जो है वो धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है और क्रमबद्ध रूप से होता है। डार्विन बोल रहे हैं कि जो विकास है वो धीरे धीरे होता है, जो बातें बोल रहा हूं वो लिख लेना यार, विकास जो है वो धीरे धीरे होता है और क्रमबद्ध रूप से होता है। वहीं ह्यूगो डी वरीज क्या बोल रहे हैं कि इवोल्यूशन जो अचानक होता है, सडन होता है भाई, ठीक है, सडन मतलब अचानक। इसको मैं हिंदी में लिख दूं यार, है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। विकास अचानक से होता है, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग क्या है, विकास जो है अचानक से होता है, मतलब वही क्या है, मैं रात को सोया लड़का बन के, सुबह उठा लड़की बन के, है ना। तो कल से प्रदीप मैम पढ़ाने आएंगी भाई, कल से आपको प्रदीप मैम पढ़ाने आएंगी, ठीक है, बायोलॉजी की क्लास। चलो फिर क्या है, साल्टेशन। इन्होंने बोला कि जो विकास है वो अचानक से होता है, अचानक से होता है, ठीक है। साल्टेशन बोला इन्होंने, क्या बोला, उसका नाम दिया साल्टेशन। क्या है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, एक बार में सिंगल स्टेप में एक बहुत बड़ा म्यूटेशन आएगा, बहुत बड़ा उत्परिवर्तन होगा और उसकी वजह से इवोल्यूशन होगा। मतलब बंदर ही थे पहले, ऐसे इनका, इनकी अकॉर्डिंग पहले बंदर ही थे सारे, ठीक है। और फिर एक दिन ऐसा कुछ बात हुई कि सारे के सारे इंसान बन गए। ले लो कि धरती पर सारी तरफ बंदर घूम रहे थे और एक दिन कुछ ऐसे बदलाव आई कि सारे के सारे इंसान बन गए एक दिन में। इनके अकॉर्डिंग, हुगो डी वरीज के अकॉर्डिंग ये बात है कि साल्टेशन हुआ, ठीक है। ये साल्टेशन याद रखना कि साल्टेशन वाली बात किसने बोली, तो आप बोल देना हुगो डी वरीज ने बोली थी। इसमें कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन आया हुआ इस पर, साल्टेशन किसने बोला, हुगो डी वरीज ने। कि सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन होता है, ठीक है। तो डार्विन की बातें वो ज्यादा ठीक लग रही थी। चलो ये तो हो गई पुरानी थ्योरी। फिर एक आई मॉडर्न थ्योरी, है ना, मॉडर्न थ्योरी, सिंथेटिक थ्योरी भी इसको बोलते हैं, सिंथेटिक थ्योरी भी इसको कहा जाता है, मॉडर्न थ्योरी, है ना, आधुनिक थ्योरी है ये। इस थ्योरी, ये जो थ्योरी है ना, ये थ्योरी किसी ने दी नहीं, ये थ्योरी किसी ने दी नहीं। जो बाकी जो थ्योरीज थी, जैसे लेमार्क की हो गई, डार्विन की हो गई, हुगो डी वरीज, इन थ्योरीज में से जो बातें ठीक लगी, जो बातें अच्छी बातें थी, जो फालतू बकवास कर रहे थे वो लोग, ठीक है, उसको नहीं लिया गया। जो काम की बातें थी उन थ्योरीज में से उठाई, अलग अलग थ्योरीज में से उठाई, उस सबको मिला के एक नई थ्योरी बना दी, इसका नाम है मॉडर्न थ्योरी। समझ में ये बात, वापस बोल रहा हूं कि मॉडर्न थ्योरी कोई किसी ने प्रॉपर कोई रिसर्च नहीं करी। उन्होंने क्या किया कि जो पहले से थ्योरी है, लेमार्क की, डार्विन की, हुगो, इनकी जो थ्योरी है उन्हीं में से जो काम की बातें थी उनको उठाया और एक नई थ्योरी के अंदर डाल दिया, बोला ये है मॉडर्न थ्योरी, ये है मॉडर्न थ्योरी। तो उसको भी देख लेते हैं। तो मॉडर्न थ्योरी क्या बोलती है कि नई प्रजाति बनने के लिए बहुत कारक रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। कि कोई भी नई प्रजाति बन रही है ना, विकास के थ्रू क्या बनेगी, विकास होगा, इवोल्यूशन होगा तो नई प्रजाति बनेगी, है ना। तो ये जो मॉडर्न थ्योरी है क्या बोलती है कि बहुत सारे कारक हैं जो जिम्मेदार होते हैं जिनकी वजह से नई प्रजाति बनती है, बहुत सारे कारक हैं जिनकी वजह से नई प्रजाति बनती है। ये बहुत सारे कारक कौन से हैं, ऐसे कौन से कारक है भाई जो नई प्रजाति बनाते हैं। तो पहला कारक है भाई जीन प्रवाह, क्या है, जीन प्रवाह, जिसको जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन भी कहा जाता है ना, जीन फ्लो हो रहा है मतलब जीन प्रवाह है, ठीक है। दूसरा जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है, बताऊंगा अभी। कोई भी जेनेटिक जीन के अंदर कोई भी अचानक से बदलाव आता है उसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है, ठीक है। जीन के अंदर कोई अचानक से बदलाव आ जाता है उसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो पहला क्या होगा, जीन प्रवाह, क्या होता है बताऊंगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट। दूसरा, तीसरा म्यूटेशन, एकदम से उत्परिवर्तन हो गया, एकदम से क्या हो गया, उत्परिवर्तन हो गया, वो क्या है भाई, तीसरा पॉइंट है। इसकी वजह से भी क्या नई प्रजाति बनती है। तो तीन आपने को पॉइंट मिल गए, तीन कारक आपको मिल गए, तीन कारक आपको मिले कि भैया इनसे नई प्रजाति बनती है। तो बोला चौथा बताओ, चौथा कौन सा है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो अपन पढ़ेंगे कहां पर, जेनेटिक्स वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को ना, ज्यादा डिटेल में कहां पढ़ेंगे, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, है ना। तो ये क्या रेगुलर सोर्स ऑफ वेरिएशन का, अरे आपको पता ही है ना कि जेनेटिक्स, जो जेनेटिक्स की वजह से तो क्या है, जीन्स की वजह से तो क्या है, वेरिएशन आता है, ठीक है। तभी तो हर इंसान का बच्चा जो सेम नहीं निकलता है ना, सेम नहीं निकलता, उसके अंदर अलग गुण होते हैं, पापा से अलग ही गुण आएंगे ना, पापा मम्मी से अलग ही गुण आते हैं। किसकी वजह से, वेरिएशन आए हैं उसके अंदर, तभी तो गुण आए हैं। तो ये क्या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, इनको अपन जेनेटिक्स के चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। नेचुरल सिलेक्शन में आपको बता रहा हूँ, बता दिया मैंने आपको कि जो जितना ज्यादा फिट होगा नेचर उसको सिलेक्ट करेगा, प्रकृति जो उसी का चयन करती है।
ठीक है। तो ये अपन को किसका देखना भाई, ये देखता हूं, जीन प्रवाह बताता हूं आपको, जीन प्रवाह क्या होता है। जीन प्रवाह क्या होता है वो देखो, यहां पर ये ए पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन समझते हो जनसंख्या है, ठीक है। यहां पर क्या है, ये एक ए जनसंख्या है, यहां पर ये क्या है, बी जनसंख्या है। यहां पर भी कुछ लोग रहते हैं, यहां पर भी कुछ लोग रहते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां से नई प्रजाति बन सकती है। बोलो कैसे बन सकती है, तो ध्यान से देखो, अगर इन दो जो पॉपुलेशन दे रखी हैं, इनमें अगर यहां से कुछ लोग यहां जाते हो लगातार और यहां से कुछ लोग यहां आते हो, तो क्या है, नई प्रजाति बन सकती है, ठीक है। यहीं तो ये बात बोल रहे थे कि नई प्रजाति बनने के लिए बहुत कारक रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनमें पहला कारक कौन सा, जीन प्रवाह है। तो जीन प्रवाह की वजह से नई प्रजाति बन सकती है। बोले कैसे बन सकती है, वही तो बता रहा हूं। यहां पर ये एक ए पॉपुलेशन है, यहां पर एक बी पॉपुलेशन है। ऐसा समझ लो कि ये एक कोई देश है, ये दूसरा देश है, ठीक। इस देश के लोग हैं ना, वो इस देश में लगातार जाते रहते हैं और इस देश के लोग इस देश में लगातार आते रहते हैं, ठीक है। दोनों देशों में लोग आते जाते रहते हैं। तो क्या हुआ, देखो लोग आएंगे जाएंगे तो शादी वादी भी होगी, ठीक है। ये देश मान लो कोई ए देश है, ठीक है। ऐसा मान लो कि ये क्या है, अफ्रीका है, और ये क्या है, इंग्लैंड मान लो, ठीक है। इंग्लैंड मान लो ना, यहां से अफ्रीका से लोग कहां गए, इंग्लैंड में चले गए भाई, ठीक है। और इंग्लैंड वाले कहां जा रहे हैं, अफ्रीका के अंदर जा रहे हैं। कैसे भी जा रहे हैं, क्यों भी जा रहे हैं, अपने उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन जा रहे हैं। तो क्या होगा, अगर अफ्रीका वाले इंग्लैंड में आएंगे तो वहां रहेंगे भी, वहां शादी भी करेंगे, ठीक है। शादी भी करेंगे, लगातार जाएंगे तब, है ना, बहुत बार जब जाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई एक इंसान चला गया भाई, 100 सालों में कोई एक इंसान चला गया तो नई प्रजाति बन जाएगी, ना ना ना, ऐसी नहीं बनती है ना। बहुत बार यहां से लोग यहां जाएंगे, बहुत बार लोग यहां से यहां आएंगे, तब जाके नई प्रजाति बनेगी, है ना। तो यहां से लोग यहां जा रहे हैं, अफ्रीका वाले इंग्लैंड में जा रहे हैं, वहां शादी भी करेंगे, बच्चे भी पैदा करेंगे। वैसे ही इंग्लैंड वाले अफ्रीका जा रहे हैं, वहां शादी भी करेंगे, वहां बच्चे भी पैदा करेंगे। तो क्या नई प्रजाति बनेगी, क्या है, नई प्रजाति बनेगी। बहुत बार ऐसा होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, जीन का प्रवाह है। यही क्या है, जीन प्रवाह हो रहा है भाई, यही क्या है, जीन प्रवाह हो रहा है, ठीक है। एक जीन यहां से यहां जा रहा है तो जीन का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से नई प्रजाति बनती है। फिर दूसरा क्या है, आगे और नहीं है क्या, ये है जेनेटिक ड्रिफ्ट है, ये बता देता हूं, चलो लिख नहीं रखा, चलो कोई नहीं। जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन तो आप समझ ही गए, ठीक है। म्यूचुअल सिलेक्शन समझ ही गए, और वो अपन बताएंगे जेनेटिक्स वाले चैप्टर के अंदर। तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट होगी, बात और कर लेते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, ये छोटी पॉपुलेशन के लिए होता है ना, ये स्मॉल पॉपुलेशन के लिए, छोटी जनसंख्या के लिए होता है ना। छोटी जनसंख्या के लिए होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट किसके लिए होता है, छोटी जनसंख्या के लिए ये होता है, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या है कि अचानक से कोई चेंज आ जाए, है ना, जीन्स के अंदर अचानक से कोई चेंज आ जाए, जीन के अंदर अचानक से कोई चेंज आ जाए, वो क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, ठीक है। अचानक से कोई बदलाव आ जाए। अब इससे जो पॉपुलेशन है ना, जनसंख्या, इससे जनसंख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है कि ये जो चीज है ना, वो एप्लीकेबल किस पर है, सिर्फ छोटी जनसंख्या जो है ना उस पर ही एप्लीकेबल है। जो छोटी जनसंख्या होगी उस पर ही एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा देश है भाई उस पर आप एप्लीकेबल, छोटी जनसंख्या पर, है ना। अब इसमें एक आता है बोटल नेक इफेक्ट, एक आता है बोटल नेक इफेक्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर ही होता है बोटल नेक इफेक्ट, ठीक है। बोतल सबने देख रखी है, बोतल सबने देख रखी है। बोतल नीचे से चौड़ी होती है, ऊपर जो उसकी गर्दन होती है जहां पर ढक्कन लगा हुआ होता है ना, वो पतली होती है, ठीक है। तो बोतल कैसी दिखती है, पहले बोतल बना लेते हैं। ये लो जी, बोतल बना दी, ठीक है। ये बोतल है, मान लो ना बोतल है। अब देखो बोतल, इसका इफेक्ट क्या है, देखो समझाने के लिए बनाई है बोतल। ऐसा कुछ होता नहीं कि बोतल में लोग रहते हैं, ना ना, ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक तरीका बनाया गया है ना। इसके अकॉर्डिंग क्या है भाई, यहां कोई जनसंख्या रहती है, यहां कोई जनसंख्या रहती है,
जनसंख्या रहती थी, इतनी सारी जनसंख्या है ना, इतनी सारी जनसंख्या रहती थी, इतनी सारी जनसंख्या रहती थी, ठीक है। मतलब नीचे बोतल का क्या होता है, चौड़ा भाग होता है, नीचे से क्या होता है, चौड़ा भाग होता है। तो चौड़ा भाग होता है तो जनसंख्या क्या है, बहुत ज्यादा थी, है ना। फिर क्या आई, कोई प्रलय आया ना, कोई प्रलय आया, ठीक है, कोई प्रलय आई। तो प्रलय आई ना, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आई, मतलब प्रलय आई, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, कुछ भी आई यहां पर, है ना। तो क्या होगा, यहां से लोग जो है वो मरने लगेंगे, प्रलय आएगा तो मरने लगेंगे। और जीवित कौन रहेगा, या फिर कोई महामारी आई, जीवित कौन रहेगा, वो लोग जीवित रहेंगे जो उस चीज को सहन कर जाएंगे, है ना, जो उस चीज को सहन कर जाएंगे वो जीवित रहेंगे। ये बात तो मानते हो ना, ये बात तो मानते हो। बाकी सारे लोग मर जाएंगे। मान लो ये जो पॉपुलेशन है, ये जो पॉपुलेशन है, इसमें क्या फैल गया, कोरोना फैल गया, कोरोना फैल गया, बाकी लोग मर जाएंगे, जो सहन कर लेंगे वो जीवित रहेंगे, सहन कर लेंगे वो जीवित रहेंगे। तो आप ये बात मानते हो या नहीं मानते कि जो जितनी पहले पॉपुलेशन थी उससे घट जाएगी पॉपुलेशन, इनकी जनसंख्या जो है वो घट जाएगी, ये तो बात मानते हो आप, है ना। पहले इनकी जनसंख्या इतनी थी, इतनी थी, अब कितनी रह जाएगी, इतनी ही रह जाएगी। जनसंख्या कितनी रह जाएगी, इतनी ही रह जाएगी। क्यों, क्योंकि कोई ना कोई प्रलय आया, कोई ना कोई महामारी आई है, जो इसको सहन कर गया वो जी जाएगा, जो सहन नहीं कर पाएगा वो खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो ये क्या है, इससे क्या हुआ कि भाई जनसंख्या कम हो रही है, ये मतलब पहले की बोतल के पूरे जितने थे लोग, है ना, अब बोतल की जो गर्दन है उतनी ही लोग रहे। ये क्या बोटल नेक इफेक्ट है ना, इसके जीन के अंदर कोई चेंजेज आए हैं, सडन चेंजेज आए हैं, उसकी वजह से यहाँ ये लोग बच गए, और इनके अंदर क्या है, ये बोटल नेक इफेक्ट है। अब एक और है, एक और है फाउंडर इफेक्ट। एक होता फाउंडर इफेक्ट, उसको भी समझ लो, है ना, फाउंडर इफेक्ट। ये फाउंडर इफेक्ट क्या हुआ, ये कोई एक देश है, ठीक है, ये कोई दूसरा देश है। आपने सुना होगा, एक इंडिया के एक बाबा है, ठीक है, जिनका नाम चिन्मयानंद नाम है। वो जो बाबा है वो इंडिया से बाहर चले गए, और रियल स्टोरी बता रहा हूँ, कहानी नहीं बना रहा है ना। वो इंडिया से बाहर चले गए, उनको इंडिया में केस वेस लग गए, ठीक है, अलग अलग आरोप लग गए थे उन पर, है ना, बहुत सारे केस लगे थे। तो उनको पता चला कि इंडिया में रहेंगे तो जेल जाना पड़ेगा, तो इंडिया से वो चले गए। और इंडिया से जाकर उन्होंने कहा, एक आइलैंड खरीद लिया, एक टापू खरीद लिया ना, एक टापू खरीद लिया उन्होंने, वो टापू खरीद लिया और उन्होंने वहां पर अपना देश बना लिया, अपना देश बना लिया। कैलासा नाम का उनका देश है एक, ठीक है। गूगल पर सर्च करके देख लेना, कभी उनकी साइट विजिट मत कर लेना ना, साइट मत विजिट करना, खाली गूगल पर सर्च करके देख लेना क्या कैलासा क्या है, ठीक है। उनकी वेबसाइट है उनकी खुद की, उस पर मत चले जाना, है ना। क्यों मना कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा मानते हैं लोग कि यार वहाँ पर जाने के बाद में लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, और उसके बाद में लोग उसी काम में लग जाते हैं ना। तो उनकी वेबसाइट ओपन मत करना, ठीक है, सेव भी नहीं होगी ना, खाली इमेजेस देख लेना, गूगल पर मिल जाएंगे आपको, है ना। कैलासा नाम का उनका देश है, पूरा देश बना रखा उन्होंने, ठीक है, सब घोषित देश है ना। और कुछ दिन पहले न्यूज में भी आ रखी थी कि उनकी देश की एक साध्वी जो है वो यहाँ पर यूएन में चली गई थी ना, यूएन में चली गई थी, ठीक है। ये भी आपने देखा होगा अगर न्यूज व्यूज फॉलो करते हो तो, लेकिन आपके पास में रील देखने का टाइम है। चलो, तो उन्होंने एक देश बना रखा, खुद का एक देश बना लिया, वहां पर जाके एक अलग देश बना लिया। ये बातें क्यों बता रहा हूँ, अभी देखो आएगा टॉपिक के अंदर है, इसलिए बता रहा हूँ। अपना देश बना लिया, अपनी नई करेंसी बना रखी है ना, कि अपने नाम की नोट बना रखे हैं, पैसे जो है डॉलर में चलते हैं उनके पैसे, वहां पर रुपए नहीं डॉलर चलते हैं ना उस देश के अंदर। और उस नोट पर जो पैसे हैं उन पर अपनी फोटो लगा रखी है, हर जगह पर अपनी फोटो लगा रखी है, अपना देश बना रखा है, अपना ही वीजा सब कुछ बना रखा है, पासपोर्ट वगैरह सब कुछ बना रखा है। नया देश बना लिया बंदे ने। यहाँ अगर रहता इंडिया में तो पकड़ लेते पुलिस वाले जेल में, लेकिन वो चला गया इंडिया से बाहर, ठीक है, अपना देश बना रखा है और बढ़िया अपना देश चला रहा है, ठीक है। यहाँ से लोग जाते भी हैं, इंडिया से लोग जाते भी हैं, वहां पर उनके हर कंट्री के अंदर उनके आश्रम है, ठीक है, हर कंट्री के अंदर उनके आश्रम है, उन आश्रम से लोग जाते भी हैं, ठीक है। तो परमिशन लेनी पड़ती है उसके लिए जाने के लिए। किससे परमिशन लेनी पड़ती है? उस देश के लोगों से परमिशन लेनी पड़ती है, जो वहां की जो अथॉरिटी है, कैलासा की जो अथॉरिटी है, उनको परमिशन, उससे परमिशन लेनी पड़ती है। वो कहेंगे, वो जिस देश को परमिट करेंगे उन्हीं की एंट्री होती है उस देश के अंदर, बाकी किसी की एंट्री नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं जा सकता कि एरा गैरा में घूमने चला जाऊं ना। वहां से वो परमिशन देंगे कि भैया आप आ सकते हो, आपका आईडी कार्ड बन चुका है तो आपको जाने देंगे, वरना नहीं, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम है, ऐसा देश बना रखा है। ये क्यों बताई मैंने आपको बात, ठीक है, क्योंकि ये फाउंडर इफेक्ट को समझने के लिए, क्या इसको समझने के लिए, फाउंडर इफेक्ट को समझने के लिए। फाउंडर से क्या समझते हो? संस्थापक, ठीक है। जाओ, कहां गया पेन, कहां गया रे बाबू। फाउंडर इफेक्ट मतलब क्या है कि ये एक ए देश है, इसके अंदर कोई पॉपुलेशन रह रही है, इसके अंदर कोई पॉपुलेशन रह रही है, ठीक है।
और वो कुछ लोग इस पॉपुलेशन की कहां चले जाएं, इस 20 जगह पर चले जाएं। यहां पर कोई लोग नहीं थे, यहां पर कोई भी नहीं रहता था, कोई भी नहीं था, खाली जगह पड़ी थी, खाली जगह पड़ी थी। यहां से कुछ लोग जो है वो यहां शिफ्ट हो गए, इस देश के अंदर शिफ्ट हो गए। ठीक है, ये बिल्कुल खाली पड़ा था, ये जो जगह देश नहीं था, ये पहले खाली थी, सब कुछ जगह खाली थी। यहां से ये लोग कहां चले गए, इस देश के अंदर चले गए, देश बोल रहा हूं मतलब इस जगह पर चले गए। ठीक है, कुछ लोग गए, वो लोग यहां जाएंगे तो यहां क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन भी करेंगे भाई, रिप्रोडक्शन करेंगे तो अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे, जनसंख्या बढ़ाएंगे तो उस जगह के लिए वो क्या बन गए, फाउंडर बन गए। क्या बन गए, फाउंडर बन गए ना, क्योंकि वहां पर उस जगह पर कोई जनसंख्या नहीं थी, पहली बार वही लोग गए हैं, तो वहां के लिए तो क्या बन गए, उस जगह के लिए फाउंडर कौन बन गए, वो लोग बन गए जो पहली बार गए थे, उन्होंने वो जनसंख्या बनाई है। ठीक है, अब आप सुनते भी होंगे कि गांव जो है उसका बोलते हैं ना, ये गांव किसने बसाया, ये वो सुनते हो। ठीक है, किसने बसाया, फिर उसके नाम पर वो गांव का नाम भी रख देते हैं। ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। और किसी एक गांव में लोग रहते हैं, वो उस गांव से निकलकर किसी दूसरी जगह जाके रहने लग गए, दूसरी जगह जाके रहने लग जाएंगे, तो वहां पर कोई था ही नहीं, वो जाएंगे वहां बच्चे पैदा करेंगे। ठीक है, फिर उन्हीं की जो जनरेशन है वो डिवाइड होकर वो पूरा गांव बना लेगी, है ना। तो वो वहां के लिए वो आज इंसान कौन हो गया, फाउंडर हो गया। कौन हो गया, फाउंडर हो गया। तो ऐसी बात मैंने वो कैलासा वाली, वो बाबा वाली बात क्यों बताई, क्योंकि वो बाबा जो है वो इंडिया छोड़कर कहां चला गया, उस टापू पर रहने लगा, उस टापू को नया देश बना लिया, तो वहां के लिए, उस टापू के लिए वो बाबा क्या बन गया, फाउंडर बन गया। क्या बन गया, फाउंडर बन गया। समझ में आई बात। तो फाउंडर इफेक्ट समझ में आया। क्या होता है कि एक पॉपुलेशन किसी एक जगह पर रह रही थी, वो किसी खाली जगह पर जब जाकर वहां रहेगी तो वहां बच्चे भी पैदा करेगी। ठीक है, उनकी जनरेशन बढ़ेगी और उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, जनसंख्या भी बढ़ेगी, तो क्या होगा, वहां पर भी नई जनसंख्या हो जाएगी। तो उस जगह के लिए वो लोग क्या हो जाएंगे, फाउंडर हो जाएंगे। यही क्या होता है, फाउंडर इफेक्ट। तो बोटल नेक इफेक्ट समझ में आया, फाउंडर इफेक्ट समझ में आया। इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे इतना ही, इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे इतना ही। चैप्टर तो अभी और भी पाक किया ना, इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, समझ में आया नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।